नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट, हम लोग हिंदी के सिलेबस शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का हिंदी गद्य हो गया है और हिंदी ग्रामर भी चल रहा था। उसमें कुछ टॉपिक बचा है, तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी पद साहित्य के इतिहास। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास खत्म हो चुका है, हिंदी पद साहित्य इतिहास पे हम लोग जा चुके हैं। यदि आप लोग को 10 नंबर क्लियर करना है इनसे, हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद साहित्य, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रचनाएं हैं उसको बताया गया है। तो अगर 10 नंबर पाना चाहता है तो वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा। और अगर 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम 2026, चाहे क्लास 10 हो चाहे क्लास 12, तो इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हिंदी पद साहित्य के इतिहास के बारे में क्या क्या हम लोग को कौन कौन सी रचनाएं पढ़ना है। तो पहले देखेंगे कि आज जो है 1 मई, क्या है 1 मई 2005, ठीक है। तो हम देखेंगे, तो हिंदी पद, ये हमारा हेडिंग है, हिंदी पद साहित्य के विभिन्न कालों से संबंधित शाखाएं। आप लोगों को हिंदी पद साहित्य को 4 भागों में बांटा गया था: आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। 4 भागों में कल हम पढ़ाए थे, बांटा गया है। उन भागों में जो जो रचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही रचनाएं आज हम लेकर आए हैं। और इसे रट डालिएगा, एकदम एकदम याद कर लीजिएगा। कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जरूर करके आना है, एक भी छोड़ के नहीं आ रहा है। जो हमारा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है 20 नंबर का, उसको तो एकदम नहीं छोड़ के आना है, और तो हम क्लियर कराएंगे। तो चलिए देखते हैं आदिकाल की। आदिकाल के विभिन्न कवि और उनकी रचनाएं। आदिकाल की रचनाएं और उनके कवि भी पूछ लिए जाते हैं। तो आदिकाल की रचनाएं देख लीजिए और उनके कवि। तो कवि है चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो, नरपति नल्ला, विशलदेव रासो, अब्दुल रहमान, संदेश रासक, जगनिक, परमाल रासो, दलपति विजय, खुमान रासो या खुमानल रासो, इस तरह खुमान रासो भी हो सकता है। तो इन सबको आप लोग क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आदिकाल की रचनाएं हैं, याद कर लीजिएगा। उसके बाद से हम बस देखेंगे रचनाएं उनके। आदिकाल के बारे में और भी जानकारी दे दिए गया है गद्य में, और भी जानकारी जो इम्पोर्टेंट है उसको ही हम लोग पढ़ना है। उसके बाद से देखेंगे हमारा दूसरा काल आता है भक्ति काल। तो भक्ति काल यहां से देखिए, तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। देखेंगे तो निर्गुण भक्ति धारा और होता है एक निर्गुण भक्ति धारा, और एक होता है सगुण भक्ति धारा। यहां से लिखा है, देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। सगुण भक्ति धारा 2 भागों में बांटा गया है। सगुण, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा 2 धाराओं में बांटा गया है भक्ति काल को। और भक्ति काल में 2 धाराओं में बांटा गया है, एक निर्गुण और एक सगुण। तो निर्गुण को भी 2 भागों में बांटा गया है और सगुण को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, निर्गुण भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया है, जिसको हम कहते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा, और एक होता है प्रेम मार्गीय शाखा। और सगुण भक्ति धारा को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसे राम भक्ति शाखा, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा में बांटा गया है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्या करिए कि इसको अच्छे तरीके रिवीजन करिए और नोट्स बनाइए, क्योंकि अभी नोट्स तैयार कर लेंगे तो बाद में चलकर हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा और याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी, और हम लोग अपने कॉपी को पलटेंगे, याद करते रहेंगे, नोट्स बना रहेगा। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, और जब पढ़ने बैठिए तो आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिए। उसके बाद से देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। याद करिए कि जो भक्ति काल है, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति धारा और
सगुण भक्ति धारा, जिसमें से निर्गुण भक्ति धारा को दो भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेम मार्गीय शाखा। और सगुण भक्ति धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसे राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा कहते हैं। और सगुण भक्ति धारा में दो भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेम मार्गीय शाखा। और ज्ञानाश्रय के ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ दिया जाए कि उसके प्रमुख कवि कौन है। तो आप देखेंगे कि ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीर दास जी हैं। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रेम मार्गीय शाखा के, ज्ञान मार्गीय शाखा के प्रमुख कवि और प्रेम मार्गीय शाखा के प्रमुख कवि, तो मलिक मोहम्मद जैसी। नाम याद करिए, भले से इस पे दिखाई न दे, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उसको भी ध्यान दीजिएगा, उससे भी लिख सकते हैं। बस देखकर छापने से नहीं होगा, हम जो बोल रहे हैं उसको भी सुन के आप लिख सकते हैं। तो सुनकर भी लिखा जा सकता है, बस देखकर ही लिखा नहीं जा सकता है। तो निर्गुण भक्ति धारा के दूसरी शाखा है प्रेम मार्गीय शाखा। और प्रेम मार्गीय शाखा से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेम मार्गीय शाखा के प्रमुख कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जैसी। और मलिक मोहम्मद जैसी की एक रचना है पद्मावत। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि पद्मावत जो लिखा गया है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। तो सॉरी, थोड़ा काम पड़ गया इसलिए चले गए। तो चलिए देखा जाए, तो दूसरी शाखा पे आएंगे। तो हमारा शाखा है दूसरी शाखा सगुण भक्ति धारा। और सगुण भक्ति धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। और इन लोगों से भक्तियों से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जैसे राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन है। तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। कापी जब आप पढ़ने बैठे तो कापी किताब लेके बैठिएगा, क्योंकि जो इंपोर्टेंट बताएंगे उसको नोट्स में उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके ही लिए फायदा होगा, आपके पेपर के लिए फायदा होगा। तो क्वेश्चन बनाएगा कि राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन है। तो राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं। और तुलसीदास एक रचना उनकी मोस्ट इंपोर्टेंट है रामचरितमानस। ये रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य है। और रामचरितमानस ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में भी लिखा गया है। जो आपका पद्मावत भी अवधी भाषा में लिखा गया है और रामचरितमानस भी अवधी भाषा में लिखा गया है। उसके बाद से यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद से देखेंगे तो कृष्ण भक्ति धारा। तो कृष्ण, यहां से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन है। तो सूरदास हैं। और सूरदास की 3 रचनाएं याद रखिएगा। सूरदास, कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि सूरदास, और उनकी 3 रचनाएं कौन कौन से, सुर सागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली। 3 रचनाएं हैं, उनको मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो सूरदास की। सुर सागर किसकी रचना है, सूरदास की। सुर सरावली किसकी रचना है, सूरदास की। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद से हम चलेंगे तो कुछ भक्ति काल के ही कवि है। इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। भक्ति काल के ही एक कवि है और उनकी रचनाएं हैं। तो देखेंगे कि कुतुबन किरित ये लेखक के कवि हैं और ये रचना है। आप लोग याद रखिएगा कि जब गद्य में बोला जाएगा, जब आपको गद्य में बोला जाएगा तो गद्य में लेखक बोला जाएगा, और जब पद में बोला जाएगा तो उसमें कवि लिखा जाएगा। ध्यान रहे कि गद्य में आपको लेखक लिखना है और पद में क्या लिखना है, कवि लिखना है। तो हम लोग देखेंगे कि भक्ति काल के अन्य रचनाएं हैं, जैसे कुतुबन कृत मृगावती, मंजन कृत मधुमालती, उस्मान कृत चित्रावली, शेख नबी कृत ज्ञानदीप, कासिम शाह कृत हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती। ये प्रमुख रचनाएं हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा।
इसको एक बार नोट्स में आप लोग वीडियो देखिएगा, एक बार नहीं समझ में आया तो दूसरा भी बार वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद से आप लोग कॉपी में नोट्स में बना लीजिए और अच्छे से इसको रिवीजन करते रहिए। उसके बाद से हम देखेंगे तो हमारा दो इसमें हो गया है, आदिकाल हो गया है और भक्ति काल हो गया है। और भक्ति काल के बाद से हमारा आता है एक और काल जिसे हम रीति काल के नाम से जाना जाता है। तो रीति काल के बारे में हम जानेंगे। तो रीति काल में तीन शाखा में बांटा गया है, कवियों को तीन शाखा में बांटा गया है। कौन कौन से? रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि। तो रीतिबद्ध कवि में देखा जाए तो रीतिबद्ध में केशव, चिंतामणि। आप लोग लेखक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीतिबद्ध कवि कौन से है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछ दे देगा कि इसमें से रीतिबद्ध कवि कौन है, रीति सिद्ध कवि कौन है, ऐसे। तो आप लोग इन कवियों का नाम याद कर लीजिए कि रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं। केशव हैं, चिंतामणि है, पद्माकर है, मतीराम है, भिखारी है और भूषण है। इनका पूरा नाम शिवराज भूषण है, तो याद रखिएगा। और देख लीजिएगा केशव की रचनाएं हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया। उसके बाद से देखेंगे पद्माकर का तो पद्माभरण, जग विनोद और छत्रसाल दशक। 3 रचनाएं हैं पद्माकर का, पद्माभरण, जग विनोद और छत्रसाल दशक। और मतीराम का देखेंगे तो रसराज, ललित ललाम, यहाँ तक है। तो आप लोग इनको सही से याद कर लीजिए। उसके बाद से देखेंगे भिखारी, उसके बाद से हैं शिवराज भूषण। नाम बढ़िया से लिख लीजिएगा, शिवराज भूषण। और शिवराज भूषण का रचना है शिवराज भूषण और शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इन टॉपिकों को अच्छे तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको स्क्रीनशॉट लेने से आप लोग को छोड़ देते हैं खुद मोबाइल में, तो आप लोग पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। उसके बाद से हम देखेंगे प्रयोगवादी धारा तथा नई कविता का युग। और कहेंगे सर आधुनिक काल क्यों नहीं पढ़ा है? तो आधुनिक काल में हम लोग कल आपको बता दिए थे, आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया, जिसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायांदोत्तर युग और प्रगतिवादी युग और नव कविता युग। उसमें आपकी रचनाएं 2-2 कवियां और 2-2 रचनाएं आप लोग को बता दिए थे। तो हम लोग आगे देखेंगे तो प्रयोगवादी धारा तथा नई कविता युग में तो ऐसे कि प्रथम तारसप्तक, ऐसे क्वेश्चन पूछे तारसप्तक के संपादक कौन है? तो अज्ञेय है। कौन है? अज्ञेय है। और प्रथम तारसप्तक के संपादक कब हुआ था? 1943। और दूसरा सप्तक का 1951 और तीसरा सप्तक का 1959 और चौथा सप्तक का 1979। तो ए मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्या करिए कि नोट्स में तैयार कर लीजिए और इसी तरह क्लासेस चलती रहेगी और आप लोग बढ़िया से इसको नोट्स में तैयार कर लीजिए और याद कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक से ही हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और जिससे हम लोग अधिक मेहनत करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ओके सर समझ में आ गया। तो इसको जरूर आप लोग नोट्स में तैयार कर लीजिए। और इसके साथ हम विदा लेते हैं और कल भी कंटिन्यू किया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।